आप सभी को नमस्कार। बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा और ई शिक्षण विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। आज इसी यूनिट के अंतर्गत आने वाले कुछ और विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। आज हमारे बातचीत का विषय है इंटरनेट पर उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री, ब्लॉग, फेसबुक पेज और पुस्तकालय सामग्री। सर्वप्रथम हम दृश्य श्रव्य सामग्री पर चर्चा करेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री से तात्पर्य अध्ययन अध्यापन में आने वाले ऐसी सामग्रियों से है जो कि विषय को सरल और रुचिकर बना देती हैं, जिसके माध्यम से किसी भी विषय को आसानी से समझा जा सकता है, उसका अधिगम आसानी से किया जा सकता है। हमारे अध्ययन अध्यापन में प्राचीन समय से ही दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व रहा है। वर्तमान समय क्योंकि सूचना तकनीकी का युग है, इसलिए दृश्य श्रव्य सामग्री में अनेक बदलाव आए हैं, उसके स्वरूप में बदलाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें नई आई हैं। लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में दृश्य श्रव्य सामग्री प्राचीन समय से ही प्रचलित है। तो कुछ परंपरागत सामग्री हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, जिन पर हम आपकी तरफ संकेत करेंगे, आपको थोड़ा सा संकेत करेंगे जिनके बारे में। और क्योंकि सिलेबस में इंटरनेट पर ही उपलब्ध दृश्य श्रव्य सामग्री है, जो कि यांत्रिक सामग्री है, जो वर्तमान समय में प्रचलित है, लेकिन थोड़ा सा जो प्राचीन समय में दृश्य श्रव्य सामग्री थी उनके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी हासिल करेंगे। परंपरागत दृश्य श्रव्य सामग्री में अगर हम बातचीत करें तो पहले श्यामपट्ट होता था और अभी भी श्यामपट्ट है, और उसके साथ में ग्राफ है, ग्लोब है, मानचित्र है, तमाम तरीके की प्रतिकृति है किसी चीज़ की बना करके। ये सारी चीज़ें जिनके माध्यम से सिखाया जाता था, विषय को समझाया जाता था, ये सब परंपरागत दृश्य सामग्री है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सूचना तकनीकी का युग आया, तो दृश्य श्रव्य सामग्री के स्वरूप में भी बदलाव आया। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हमसे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो दृश्य श्रव्य सामग्री के बारे में, तो जो यांत्रिक सामग्री है दृश्य श्रव्य सामग्री, उसमें दृश्य सामग्री और श्रव्य सामग्री ये भी अलग अलग होती हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री ऐसी होती, दृश्य सामग्री उसको कहते हैं जिसमें केवल दिखाई पड़ता है, श्रव्य सामग्री उसको कहते हैं जिसमें केवल सुनाई पड़ता है, और दृश्य श्रव्य सामग्री वो होती हैं जिसमें दिखाई भी पड़ता है और सुनाई भी पड़ता है। तो यांत्रिक रूप से श्रव्य सामग्री कौन कौन सी हैं, हम उनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, और उसके साथ साथ अध्यापन यंत्र है। ये सारे ऐसी यांत्रिक सामग्री हैं जो कि केवल सुनी जा सकती हैं। रेडियो में हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। टेप रिकॉर्डर में हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, कोई चीज़ रिकॉर्डेड है तो उसको सुन सकते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। लेकिन दृश्य श्रव्य सामग्री वो सामग्री होती है जिसमें कि हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। तो दृश्य श्रव्य सामग्री जो इंटरनेट पर इस समय मौजूद है, उपलब्ध है, उसमें फिल्म्स हैं, चलचित्र, कोई भी किसी भी विषय पर आधारित फिल्म बना दी गई, उसको आप जो है देख लीजिए, उससे चीज़ें समझ में आ जाती हैं। डॉक्यूमेंट्री है छोटे छोटे विषयों पर, और जो जागरूक करने वाले विषय हैं, किसी भी महिला सुरक्षा हो, सड़क सुरक्षा हो, किसी भी चीज़ के प्रति
जागरूक करने वाले या किसी भी विषय के प्रति थोड़ी सी समझ विकसित हो, इसलिए छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है। उस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम विषयों को समझ सकते हैं। दूरदर्शन, दृश्य श्रव्य सामग्री में दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दूरदर्शन पर समय समय पर अध्ययन अध्यापन से जुड़े अनेक विषयों को प्रसारित किया जाता रहता है, उसको चलाया जाता है, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, सुन सकें और उससे शिक्षा ग्रहण कर सकें। कोई भी चीज़ हम क्या कहते हैं रिकॉर्ड करके जब किसी तक पहुंचाते हैं तो वो दृश्य श्रव्य में आती है। जैसे अभी हमारी आपकी जो बातचीत चल रही है ये भी दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगी। जब आप इसको देखेंगे तो देखेंगे भी और सुनेंगे भी, दोनों चीज़ें होंगी तो वो दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आती है। दृश्य श्रव्य सामग्री का जो लाभ है, मतलब जो भी उपयोगिता है, वो बहुत ही आवश्यक है शिक्षण कार्य में। उससे चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। दूसरी चीज़ विषयों को समझने की, विषयों के प्रति समझ विकसित करने में बहुत ही सहायक होती है। विषय के प्रति जिज्ञासा को बढ़ाती है। जो भी अधिगम शिक्षक देना चाहता है वो बहुत ही जल्द अधिगम ग्रहण करने वाले तक पहुंचता है। तो ये सारी चीज़ें दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता है। किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा भी है कि कोई चीज़ हम देख लेते हैं और सुन लेते हैं, देख लेते हैं तो वो सबसे ज़्यादा समय तक संचित रहती है हमारे मस्तिष्क में। और कोई भी चीज़ अगर हम केवल सुनते हैं, देखते नहीं हैं, तो वो उससे कम समय तक संचित रहती है। और कोई भी चीज़ अगर हम केवल पढ़ते हैं, अपने मन से कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं तो वो सबसे कम समय तक संचित रहती है। अर्थात जो चीज़ हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, वो हमारे मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा समय तक संचित रहती है। तो इससे आपके विषय के प्रति और आपके ज्ञान को लंबे समय तक संचित रखने के प्रति भी दृश्य श्रव्य सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद ब्लॉग के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लॉग अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर अपने विचारों को साझा करने का एक प्लेटफॉर्म है, जिस पर हम अपने विचार साझा कर सकते हैं। अपने व्यवसाय से संबंधित हो, पढ़ाई से संबंधित हो और किसी भी तरीके से संबंधित कोई भी विचार हो, जिसको हम ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अपने विचारों को हम साझा कर सकते हैं। एक तरीके से क्या कहते हैं डिजिटल डायरी के रूप में ब्लॉग काम करता है, जिसमें हम अपनी चीज़ें लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं। ब्लॉग कई तरीके के होते हैं। ब्लॉग में दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। ब्लॉग में एक होता है ब्लॉगर, एक होता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगर उसको कहते हैं जो कि ब्लॉग चला रहा हो, और ब्लॉगिंग उसे कहते हैं जो कंटेंट हम ब्लॉग पर अपलोड कर रहे हैं, जो भी कंटेंट हम उस पर अपलोड करते हैं उसे ब्लॉगिंग कहते हैं। ब्लॉग कई तरीके के होते हैं, जैसे पर्सनल ब्लॉग हैं, निजी ब्लॉग जिसको बोलते हैं। निजी ब्लॉग हो गया, समूह ब्लॉग हो गया, विषय आधारित ब्लॉग हो गया, सूक्ष्म विषय आधारित ब्लॉग हो गया, मीडिया ब्लॉग हो गया, कॉरपोरेट ब्लॉग हो गया। इस तरीके से कई प्रकार के ब्लॉग होते हैं, जिन पर कि हम तरह तरह के विषय और क्या कहते हैं अपनी चीज़ों को रख सकते हैं उस पर, मीडिया इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। विषय में आपके यूनिट में इसमें जो लगा हुआ है सिलेबस में, उसमें ये लगा हुआ है कि हिंदी ब्लॉग। तो हिंदी ब्लॉग में हम हिंदी में लेखन कार्य करते हैं, हिंदी के बारे में अधिकतर जो है लेखन कार्य करते हैं और हिंदी भाषा में लेखन कार्य करते हैं। तो वैसे वो कौन कौन से ब्लॉग हैं जो हिंदी के पॉपुलर ब्लॉग हैं, अच्छे ब्लॉग माने जाते हैं, उसमें 10-12 ब्लॉग मैंने नोट किए हैं। मैं उसके नाम आपको बता दूं। प्रमुख हिंदी ब्लॉग, जो प्रमुख हिंदी ब्लॉग हैं उसमें ज्ञानी पंडित है, अच्छी खबर, दीपावली, हिंदी की दुनिया, कैच हाउ, हिंदी सोच, हिंदी मी, सपोर्ट मी इंडिया, माय बिग गाइड, वन हिंदी,
इसके साथ साथ हिंदी साहित्य दर्पण, हिंदी में हेल्प, सूट मी हिंदी, हिंदी ज्ञान बुक, हैप्पी हिंदी, टीच युक्ति, हिंदी टीच। ये प्रमुख हिंदी के ब्लॉग हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा पढ़े जाते हैं। इसके बाद फेसबुक पेज सिलेबस में लगा हुआ है। फेसबुक पेज के बारे में अगर हम बात करें तो फेसबुक पेज भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है सोशल मीडिया पर, कि हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, अपनी चीज़ों को कैसे किसी के साथ साझा करें, अपने विचार को अभिव्यक्त कैसे करें, तो सोशल मीडिया पर हम फेसबुक पेज के माध्यम से भी करते हैं। फेसबुक पेज पर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो हमारे जो भी मित्र हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं पेज लाइक करने के लिए, वो सारे लोग उसको देखते हैं। फेसबुक पेज फेसबुक पर ही बनाया जाता है। आप फेसबुक जब चलाइए तो उसको जब लॉगिन करिए या लॉग आउट का जहाँ ऑप्शन रहता है वहाँ उसी के पास फेसबुक पेज का ऑप्शन रहता है, वहाँ आप जा कर के अपने फेसबुक पेज को बना सकते हैं। उसमें आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा, अपना नाम जो कुछ भी है, साथ में उसके साथ आप किस उद्देश्य से बना रहे हैं, आपका व्यवसाय या किस तरीके के उद्देश्य से बना रहे हैं, इमेज, ये सारी चीज़ें अपलोड करके जो प्रोसेस है 2-3 स्टेप उसके हैं, उसके बाद आप अपने फेसबुक पेज को क्रिएट कर सकते हैं और अपने विचार उस पर साझा कर सकते हैं। तथा अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा हो गए तो उसमें संख्या बढ़ जाती है, ऐड आने लगते हैं और ऐड आने से आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। ब्लॉग और फेसबुक पेज दोनों से आप जो है इनकम भी कर सकते हैं अगर आपके फॉलोअर ज़्यादा अच्छे हैं। तो सीधी सी बात केवल ये है कि फेसबुक और ब्लॉग जो है ये दोनों सोशल मीडिया पर अपने विचारों की नेट पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है, एक तरीके से डिजिटल डायरी के रूप में करते हैं। इसमें हम व्यावसायिक, शैक्षिक तथा दैनंदिनी कार्यों का, व्यक्तिगत कार्यों का विवरण हम इस पर रख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ई पुस्तकालय सामग्री, इसके बाद आपका जो अगला विषय है सिलेबस में शामिल किया गया है वो है ई पुस्तकालय सामग्री। ई पुस्तकालय सामग्री एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें कि चीज़ें डिजिटल रूप में, जहाँ पर सारे कंटेंट आपको डिजिटल रूप में मिलेंगे। जो भी आप पुस्तक है, चार्ट है, मैगनीज है, जो भी शिक्षा से संबंधित मैप हैं, सारी चीज़ें आपको डिजिटल मिलेंगी। एक तरीके से डिजिटल पुस्तकों का जो संग्रह जहाँ पर है उसे ही डिजिटल पुस्तकालय और डिजिटल लाइब्रेरी कहते हैं। इसमें ऑडियो, वीडियो, तमाम टेक्स्ट, तमाम तरीके से हमको पुस्तकें मिल जाएंगी। और इसमें जो प्रमुख ई पुस्तकालय हैं उसमें प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग और फीड बुक्स, अथोरमा, मैनी बुक्स, वर्ल्ड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जेनेसिस, बुकबोन और ई बुक 77, ये आपके प्रमुख पुस्तकालय हैं। ई लाइब्रेरी नाम से एक ऐप भी उपलब्ध है, उस पर बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। ई लाइब्रेरी से फ़ायदा ये है कि हमको चीज़ें कभी भी किसी भी समय मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, इसमें चीज़ें कॉस्टली नहीं होती हैं, हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा, हमको श्रम नहीं करना पड़ेगा, हम उसको किसी भी समय किसी तरीके से निकाल कर पढ़ सकते हैं। हम PDF फॉर्म में निकाल सकते हैं, हम उसको सीधा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसको दीर्घकाल तक संचित रखा जा सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल पेपर पर छप करके ऑफलाइन चीज़ें आती हैं, इसमें इसको हम दीर्घकाल तक संचित नहीं रख सकते हैं। और संचित रखने के लिए हमें बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी प्रॉपर, एक अच्छे तरीके से, जिसमें कि पैसे की सारी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हम आसानी से चीज़ों को रख सकते हैं।
इस पर जो पुस्तकें ई लाइब्रेरी पर ई पुस्तकालय में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, प्रमुख पुस्तकें, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जितनी भी प्रमुख धार्मिक पुस्तकें हैं लगभग सारी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, जैसे बाइबिल हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, रामायण हो गया, रामचरितमानस, तमाम तरीके की जो पुस्तकें हैं, धार्मिक जो कंटेंट हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। प्लस प्रमुख साहित्यिक पुस्तकें, हर विषय की पुस्तकें जो प्रमुख हैं वो मिलेंगी। साहित्यिक पुस्तकें, हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी से संबंधित तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, जैसे गोदान हो गया, कामायनी हो गया, भारत भारती हो गया, साकेत हो गया, इस तरीके से गोरा उपन्यास जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है, आनंद मठ हो गया। तो इस तरीके से अनेकों पुस्तक जो कि महत्वपूर्ण है, अनेक विषयों से संबंधित हैं, हिंदी विषय से संबंधित है, वो सारी पुस्तकें आपको ई पुस्तकालय प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, जहां से आप, और ई पुस्तक को मतलब पुस्तकों को ई प्लेटफॉर्म पर लाने का, ई पुस्तकालय में लाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप किसी चीज़ को टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो उसको सीधा कंटेंट उसका PDF फॉर्म में अपलोड कर दीजिए। कंप्यूटर पर ही कोई चीज़ लिखी जा रही है, उसको सीधा ही कंप्यूटर पर फीड कर दीजिए। दूसरा क्या होता है कि जो प्रिंटेड पुस्तकें हैं उनको आप स्कैन करके उसकी PDF बना करके उसके बाद आप अपलोड कर सकते हैं। तो आज हमने दृश्य श्रव्य सामग्री, ब्लॉग, फेसबुक पेज और ई पुस्तकालय के बारे में बात किया। आगे जो भी टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सभी धन्यवाद।